So, so chaliye, great. Good evening and welcome everyone to this today's session on the science behind exercising. क्योंकि एक्सरसाइज के ऊपर तो हम लोग कई बार बात करते रहते हैं, जो हमारे वेलनेस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे 101 हमने वीडियो पे भी एक्सरसाइज सेशंस किए हैं बहुतों के साथ. सो ये वाला जो है यहाँ पर बेसिकली हम लोग उस साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ हाउ डज एक्सरसाइज क्रिएट वंडर्स इन अवर बॉडी, और क्यों जरूरी है. और अगर हम जैसे हम सभी लोग जो इस समय यहाँ प्रेजेंट हैं वो 40s और 50s में हैं, तो दिस इज द डिकेड्स, दिस 2 decades आर द फाउंडेशनल डिकेड्स फॉर हैविंग अ हेल्दी ओल्ड एज. देयर इज नथिंग कॉल्ड ओल्ड एज एक्चुअली. ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ओल्ड एज, जैसे अभी हमारी नेबर हैं वो मुझे कह रही थी कि आप यहाँ सीनियर सिटीजन क्लब में जा सकते हैं. उनको लगा कि मैं 60 से ऊपर हूँ, तो मैंने कहा अभी 2 साल है मेरे 60 के होने में. बट मैंने कहा कि आई डोंट, मेरे को ये एज का कंसेप्ट समझ नहीं आता है कि एज कैसे, हाउ डू यू. मैं भीतर से तो मैं भी कॉलेज जैसे लगता हूँ अपने को. आई एम श्योर एवरीवन फील्स लाइक दैट. सो व्हाई डू वी नॉट थिंक द सेम अबाउट द बॉडी, एंड वी कैन थिंक द सेम अबाउट द बॉडी इफ वी डू लिटिल बिट वर्क विद द बॉडी. नीचे बैठना हमने बंद कर दिया है. जो हम एक वो जो उकड़ू बैठते थे ना, जिसको इंडियन डब्ल्यूसी पोजीशन मलासन बोल देते हैं आजकल उसको, वो बंद कर दिया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो छोटी छोटी चीजें हैं. अभी दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज सेशन टुडे. हम साइंस ऑफ एक्सरसाइजेस के ऊपर बात करेंगे, एक्सरसाइजिंग के ऊपर, और छोटी छोटी चीजों को जो मैं बता रहा हूँ उसका मे बी आई विल बी एबल टू शो यू समथिंग. सो दिस इज हाउ इट गोज. एंड exercise, physical fitness is one of the very very important pillars of wellness. कि आज समझते हैं कि अभी कि कैसे जो एक्सरसाइज है हमारा मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, हमारी जो मोबिलिटी है उसको अफेक्ट करती है, हमारी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है, और फिर खास तौर पे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो हेल्थ स्पैन है, लाइफ स्पैन है, उसको कैसे इंक्रीज करती है. तो हम बेसिक्स पे बात करेंगे. आपके पास कोई जब रेलेवेंट क्वेश्चन मन में आए तो मेरे को रोक दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, और बाद में तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सभी के लिए लर्निंग बेटर हो जाती है. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन. दीज 2 वर्ड्स आई हैड यूज्ड. सो लाइफ स्पैन, एज यू नो, इट इज बेसिकली द ड्यूरेशन फॉर विच वी आर ऑन दिस प्लेनेट. हम जब तक जिंदा हैं वो लाइफ स्पैन कहलाता है. जिंदगी का जो हमारा सफर है, दैट इज लाइफ स्पैन. हेल्थ स्पैन क्या है? Health span is the duration where we are able to do all the activities which we have been doing all through our life. एक मैं आपको ग्राफ शेयर करता हूँ, रुकिए जस्ट अ मोमेंट. लेट मी शेयर द ग्राफ. थोड़ा सा उससे और क्लियर होगा what I am trying to say. Yeah, I think now you can see this. This is a lifespan versus health span graph. एक बुक है, तो उसमें से मैंने ये फोटो खींच रखी है. सो क्रेडिट गोज टू द ऑथर पीटर एटिया. आउटलिव इज द नेम ऑफ द बुक. सो इसमें क्या है कि देर आर टू. We can't see this graph yet. No, we can see I can see the graph. Okay, I can't see. नहीं नहीं देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं. देख पा रहे Okay. हाँ हम भी मैं भी हैं. राइट राइट. ओके. सो 2 एक्सिस हैं. जो एक्स एक्सिस है वो लाइफ स्पैन है, और वाई एक्सिस जो है वो हेल्थ स्पैन है. सो लाइफ स्पैन मीन्स हम जिंदगी का जो सफर है पूरा. तो नॉर्मली जब हम जिंदगी जी रहे होते हैं तो धीरे धीरे एज यू एज, जब आपकी एज होनी शुरू होती है तो आपकी जो स्टेटस होता है आपके हेल्थ का वो ऐसे धीरे धीरे ड्रूप हो जाता है. तो यहाँ पर दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय, जहां पर मेड 2.0 लिख रखा है. इसका कॉन्टेक्स्ट अभी हमारे लिए कॉन्टेक्चुअल नहीं है, इसको जस्ट हम उसके लिए यूज करेंगे. बुक में मेड 3.2 3.0 2.0 को यूज किया, तो इट हैज बीन मेंशन्ड लाइक दैट. सो वी विल जस्ट यूज दिस ग्राफ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. सो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हम अपनी बॉडी का, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपकी लाइफ एक सर्टेन एज के बाद ऐसे ड्रूप होनी शुरू होती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मेड 2.0. और 50% is the stage where your capacity to do normal things
गेट हेम्पर्ड ड्रास्टिकली। और उसके बाद क्या होता है कि जहां पर आपको डिजीजेज आनी शुरू होती हैं, क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, एक्सपोनेंशियली राइज होती हैं, आपको मेडिकल इंटरवेंशन लेनी पड़ती है क्रॉनिक डिजीजेस को ठीक करने के लिए, और उससे आपकी लाइफ तो प्रोलॉन्ग हो जाती है, चाहे वो कुछ ईयर्स के लिए हो, कितने भी ईयर्स के लिए हो। और फिर अगर आप देखेंगे तो जो डॉटेड लाइन है मेट 2.0 वाली, उसमें लास्ट में जाके एक ऐसे एक बल्ज है। नाउ दिस इज द स्टेज वेयर, जो एक होता है ना आदमी बड़ा निरीह असहाय सा हो जाता है लेकिन जिंदा रहता है, वो उसकी एक्सटेंशन है। यू आर जस्ट एक्सटेंशन पोस्टपोनिंग द डेथ बेसिकली। अब ये तो हुआ जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होगा अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो। अब व्हाट वी कैन डू, अगर हम अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने पूरी वेलनेस पे, जिसको हम पूरा एक वेलनेस बोलते हैं, उस पे अगर हम काम करते हैं तो देन वी फॉलो द मेड 3.0। क्या काइंडली कीप योरसेल्फ म्यूट, थोड़ा सा म्यूट करके रखेंगे। सो ये जो बाहर वाली लाइन है मेड 3.0, अगर हम उस पर काम करते हैं तो ये जो नीचे का लाइफ स्पेन है एज के हिसाब से, फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, मे बी इन अवर 70s एंड टिल 80s ऑल्सो, वी आर एबल टू डू वट एवर वी हैव बीन डूइंग ऑल थ्रू अवर लाइफ। हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, अपने किसी पैशन को परस्यू कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, आई लव ट्रेवलिंग जैसे, वी कैन कंटिन्यू डू सम मीनिंगफुल वर्क वट एवर वी फील लाइक। और जब हमारा डिक्लाइन होता है तो वो खिंचता नहीं है, लाइफ खिंचती नहीं है, फिर ड्रैग नहीं करते हो, देन द डिसेंट इज डीप, एवरीवन इज गोइंग टू गो, बट देन द डिसेंट इज डीप, डीप स्टीप क्विक। तो आप बहुत कम समय के लिए, जो इसको हम ओल्ड एज सफरिंग बोलते हैं ना, बहुत कम समय के लिए आप उसको फेस करते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। सो उसकी तरफ हम एम करते हैं व्हेन वी वर्क ऑन अवर वेलनेस। सो वेलनेस, अवर वेलनेस प्रोग्राम इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द हेल्थ स्पैन। सो आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग नाउ। एंड सो एजिंग के हमारे जो वो हैं हॉलमार्क्स कह लीजिए, या एक साइंस कह सकते हैं कि हमारी एक तो फिजिकल कैपेसिटी इरोड होती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस डिक्लाइन होती है, यानी हमारी लंग्स की कैपेसिटी हिट होती है, हम स्ट्रेंथ लूज करते हैं, मसल मास लूज होता है, सामान उठाने में दिक्कत होती है, हमारे बोन्स फ्रेजाइल होती हैं, जॉइंट्स में स्टिफनिंग होती है, पेन होता है, बैलेंस फॉल्टर होता है, लेटर एज में होता है, बैलेंस फॉल्टर होता है। ये टिपिकल हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो मसल मास है, क्योंकि जो एक्सरसाइजेज है वो बेसिकली मसल के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, ये तीन चीजों के ऊपर काम करता है। तो मसल मास जो होता है वो 30s में देखा जाए तो मसल मास 30 के बाद डिक्लाइन होना शुरू होता है, 50s के में काफी ठीक ठाक डिक्लाइन होता है, 65 के बाद वो बिल्कुल स्टीपली होता है। और पीपल आर लेस एक्टिव बिकॉज दे आर वीकर, एंड दे आर वीकर बिकॉज दे आर लेस एक्टिव, तो इट बिकम्स ए विशियस साइकिल। तो मसल्स जो होती हैं वो हमारी ओल्ड एज में, हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, यानी एक्सोस्केलेटन मतलब मसल्स, और जो हमारा स्केलेटन है वो तो आपको पता ही है, बोन्स वाले जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन। तो स्केलेटन इज द बेसिक स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक अपराइट होना, पोस्चर, लेकिन दैट इज सपोर्टेड बाय एक्सोस्केलेटन, दैट इज मसल्स। तब आप अपराइट रहते हो, इंटैक्ट रहते हो फॉर ए लॉन्गर पीरियड। इन जनरल जो बोला जाता है वो ये है कि 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेज अगर आप 5 बारी वीक में कर लेते हैं, 2 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं इन्वॉल्विंग ऑल मसल ग्रुप्स, तो इट्स गुड एनफ। ये अगेन दिस इज नॉट ए फिक्स प्रोग्राम, फिक्स थिंग, हर व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम है। 3 days ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन्वॉल्विंग 3 सेट ऑफ मसल्स, अपर बॉडी, कोर, लोअर बॉडी, और 30-40 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेज 3-4 दिन अगर आप कर लेते हो, दैट इज गुड एनफ। वट एवर इज सूटिंग यू। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी पूरा नहीं कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो बेटर देन डूइंग नथिंग। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी कर लेते हो, आप उनसे सिग्निफिकेंटली ऊपर आ जाते हो उन लोगों से जो बिल्कुल लिम्ब मूव नहीं कर रहे हैं, दोज हु आर लीडिंग कंप्लीटली सिडेंटरी लाइफस्टाइल। सो बेसिक लेवल पे मूवमेंट जरूरी होता है। एंड 3 तरह से हम फिटनेस को देखेंगे। वन इज अवर एरोबिक एंड्योरेंस या एफिशिएंसी, कार्डियो जिसको बोलते थे, कॉमन सेंस में कार्डियो बोल देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उसमें जो हमारा जो एक खास तरह के एक्सरसाइजेस का सेट, जिससे हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज है और फैट है दोनों, उसको वो यूज करने का
हम एक मैकेनिज्म सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज है और जो फैट, स्टोर्ड फैट होता है, वो बर्न होता है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके हर सेल में माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियाज दोनों को बर्न करने की कैपेसिटी रखता है। इट कैन बर्न बोथ ग्लूकोज एंड फैट, एंड दिस इज द फंडामेंटल थिंग फॉर अवर मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ का मतलब क्या है कि जो हम खा रहे हैं, क्या हम उससे प्रॉपरली एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं, पचा रहे हैं उसको। पचाने का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे से मोशन हो गया तो पच गया खाना, नो, दैट इज नॉट पचना। पचना का मतलब यह है कि हैव यू डिराइव्ड द करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, आउट ऑफ द फूड यू हैव टेकन, दैट इज मेटाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉलिक हेल्थ। तो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, ये कम होगा, इवन ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं एक्सरसाइज का फंडा। यहां तक आर यू विद मी? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ग्रेट। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो काइंडली स्टॉप मी एंड आस्क, बिकॉज तब थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। एक्सरसाइजेस को हम, जो कार्डियो एक्सरसाइजेस को हम जोन 1 to zone 5 में रखते हैं। जोन 1 बिल्कुल आराम से पार्क में वॉक करना, जैसे हमारे उसमें प्रोग्राम में करते हैं ना कि पोस्ट मील वॉक कहते हैं हम लोग। तो पोस्ट मील वॉक इज जोन 1 वॉक, जहां पर आपका बिल्कुल जो हार्ट रेट है वो 50-60% पे चल रहा होता है। अभी आगे बात करते हैं हार्ट रेट की। और जोन 5 इज द लास्ट पॉइंट। बिल्कुल हमें जो फोकस करना है इन जनरल अच्छी हेल्थ के लिए, दैट इज जोन 2 एक्सरसाइज। वो क्या चीज है? जहां पर आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है जहां पर आप हार्ट रेट बढ़ाओगे, जहां पर कार्डियो आपका बढ़ेगा, एंड यू विल बी टेस्टिंग। क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम जोन 2 में है? जोन 2 का फायदा भी बात करते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम जोन 2 में हैं? कि आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा कन्वर्सेशन में, कन्वर्सेशन कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते हैं। करके देखेगा, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, गाना नहीं गा पाएंगे, दैट इज जोन 2। अगर आप कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन दैट यू आर इन जोन 3। तो कन्वर्सेशन करने वाली स्टेज तक हमें अपने को रखना है। और उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? एक रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन होता है, आरपीई बोलते हैं उसको। हम नॉर्मली टॉक टेस्ट के तौर सेंस में बोलते हैं, जो कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉक टेस्ट। जो मैंने आपको बोला अभी कि यू विल बी एबल टू स्पीक फुल सेंटेंसेस बट विल नॉट बी एबल टू सिंग। तो इसका फायदा क्या है जोन 2 का? कि आप यहां पर हार्ट रेट को अपने जो परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो दैट इज अराउंड 60-70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक विद सम पीपल, 220 माइनस एज। इसको आप अभी भी कर सकते हैं साथ साथ। 220 माइनस एज, वट एवर योर एज इज, दैट विल बिकम एक्स। तो अगर सपोज किसी की उम्र 50 साल है तो उसके लिए 170 विल बी दी एक्स। तो जोन 2 कौन सा होगा? 60% to 70% ऑफ एक्स विल बी जोन 2 एक्सरसाइज। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्राई टू वियर दैट बैंड और एप्पल वॉच और एनी वॉच दैट मेजर्स द हार्ट रेट, वो पहनेंगे और उससे आपको अंदाजा आएगा कि आपका हार्ट रेट किस जोन में चल रहा है। अगर वो 60-70% ऑफ एक्स चल रहा है, तो जैसे अगर 170 है तो 6 का मतलब हो गया 102। तो 102 से ऊपर होना चाहिए। और 70% का मतलब ये हो गया कि कितना हुआ? 119। तो 119 यानी समझ लो कि 102 से 119, 120 के बीच में अगर आपका रेट चल रहा है, दैट इज जोन 2। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जोन 2 इज कि जोन 2 में आपका फैट बर्न हो रहा होता है, जोन 2 में ग्लूकोज बर्न नहीं होता है। तो बेसिकली वहां पर क्या है कि हमारी जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 मसल्स, उनसे वो यूज होती है, स्लो ट्विच मसल्स भी बोलते हैं। वो बड़ी, उसमें क्या है, इट इज एक्सट्रीमली डेंस विद माइटोकॉन्ड्रिया, खूब सारा। वो सूटेड केवल स्लो पेस्ड एफिशिएंट एंड्योरेंस वर्क के लिए होती हैं, वो यूज होती हैं, वो आपका फैट बर्न करती हैं। और अगर आप इसी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, 70-80% ऑफ एमएचआर चले जाते हो, तो आपकी टाइप 2 मसल एंगेज होती है, विच इज लेस एफिशिएंट इन बर्निंग बट मोर फोर्सफुल। तो जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हम एसेंशियली फास्ट ट्विच मसल्स यानी टाइप 2 मसल्स एंगेज कर रहे होते हैं। अब
हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्डियो फिटनेस के लिए वी नीड टू रिमेन इन जोन 2। और उसका थोड़ा सा एक फायदा ये भी होता है कि जब हम जोन 3 में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा जब एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टेट पैदा होता है एक्चुअली, दैट बिकम्स द लैक्टिक एसिड। जब वो हाइड्रोजन आयन से क्लब होता है तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। दैट अगर आपने देखा होगा, जब आप काफी उसमें करते हैं तो बर्निंग होती है, मसल्स में बर्निंग होती है थोड़ी सी। वो जो बर्निंग सेंसेशन होती है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट एसिड। तो जोन 2 में जितना हम एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, साथ साथ वो क्लियरेंस हो रही होती है उसकी। और जितना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, उतना रैपिडली वो लैक्टेट क्लियर भी करेगा। और जोन 2 का एक और बड़ा फायदा क्या है, इसको यस, ओके, जोन 2 का फायदा क्या है, जोन 2 से मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर क्रिएटेड इन द सेल्स। तो जोन 2 एक्सरसाइज शुरू में खास तौर पे दोज हु आर नॉट गोइंग टू जिम ऑन ए रेगुलर बेसिस, जैसे संजय हैज बीन एक्सरसाइजिंग फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, तो ये चीज संजय के लिए उतनी एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज ही हैज क्रॉस दैट स्टेज। बट स्टिल फॉर कार्डियो फिटनेस ही हैज टू डू विच ही डज जोन 2 एक्सरसाइज। बट जोन 2 एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा वी क्रिएट मोर माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इंक्रीजेस द कैपेसिटी टू बर्न मोर फ्यूल, प्रोड्यूस मोर एनर्जी। तो हमारा क्या होता है कि जो जितना हम खाते हैं, खास तौर पे जो हमारा कार्ब और शुगर का इंटेक होता है, वो बैलेंस होना शुरू होता है। और एक और चीज जो एक्सरसाइजेस का फायदा क्या है इस तरह की जोन 2 एक्सरसाइजेस से, कि हमारा जो जनरल एक्सरसाइजेस से, कि हमारा जो बॉडी में जब आपकी मसल्स बन गई, ये वाली फिटनेस आ गई, तो जो ग्लूकोज, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो ग्लूकोज सिंक होती हैं, उसमें खूब ज्यादा ग्लूकोज बर्निंग होती है। तो जब ये वाला मसल्स वाला बन जाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपकी जो ग्लूकोज होता है, आपको याद होगा हमने न्यूट्रिशन में बात की थी कि ग्लूकोज कैसे बर्न होता है, कि इंसुलिन लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया तक बर्निंग के लिए। तो इंसुलिन ओपन्स द गेट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर्स। ये अभी हमने बात की थी शुरू में न्यूट्रिशन में, विच इज वन वे ऑफ ग्लूकोज अपटेक। नाउ व्हेन यू डू सच एक्सरसाइजेस फॉर ए रीजनेबल टाइम, देयर जो दूसरे पाथवेज क्रिएट होने शुरू होते हैं, जो उन पाथवेज को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक, निम्गू पाथवेज क्रिएट होने शुरू होते हैं, जहां पर ग्लूकोज डायरेक्टली सेल तक चला जाता है विदाउट इंसुलिन बीइंग इन्वॉल्व। इसका फायदा क्या है, जो जिनका HbA1c ज्यादा है, जिनको जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक में स्टेज में झूल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये करना इसलिए जरूरी है कि आपका एक तो जो इंसुलिन इंड्यूस्ड बर्निंग है, दैट इज वन थिंग, बट उसमें आपका पेनक्रियास लोड हो रहा है, पेनक्रियास पे लोड आ रहा है आपके, और आप प्री डायबिटिक हुए ही इसलिए हो क्योंकि पेनक्रियास थकना शुरू हो गया है, इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मच इंसुलिन टू मैनेज द शुगर। तो हम पेनक्रियास को लोड करे बिना, इफ वी डू द एक्सरसाइज, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर ए रीजनेबल टाइम, हम पेनक्रियास को लोड करे बिना जो निम्बू वाला पाथ है उससे ग्लूकोज बर्निंग शुरू हो जाती है। नाउ दैट इज द बेस्ट थिंग टू टेक केयर ऑफ टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन पैदा ही नहीं करती बॉडी, ऐसे में टाइप 1 भी एड्रेस होती है, बिकॉज यहां पर इंसुलिन का रोल ही नहीं है। When the नॉन इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक चालू हो गया किसी का, तो आपको इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं है। इट इज लाइक कि अगर आप पेनक्रियास नहीं भी है किसी का, तो आप ग्लूकोज बर्न कर रहे हैं। सो और एक और चीज है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी को एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए उसके बाद जोन 2 कर सकता है। जहां पर भी आप हैं, जहां पर भी आप हैं, उस जगह से आप जोन 2 में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ हार्ट रेट चेक करना है अपना। संजय की एक्सरसाइज के लेवल का, जब इसका हार्ट रेट जिस एक्सरसाइज से आएगा, इसका जोन 2 हो सकता है, मेरे लिए जोन 3 हो, जोन 4 हो, क्योंकि विद एक्सरसाइजेस संजय का हार्ट काफी हेल्दी हो सकता है मेरा ना हो। तो हर आदमी का अपने हार्ट रेट के हिसाब से जोन 2 क्रिएट होगा। देयर इज नो फिक्स्ड जोन 2। अगर मेरा 60 to 70% हार्ट रेट आ रहा है, वट एवर एक्सरसाइज आई एम डूइंग, आई एम इन जोन 2, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। जोन 3, जोन 4 70 to 80% में, जोन 3 80 to 90% में ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट में, एंड उसको हम जोन 4 बोल देते हैं। ये एरोबिक और एनारोबिक स्टेज होती है, दोनों के अपना इसका एडवांटेज है। फिर एक जोन 5 होता है,
जहां पर मैक्सिमम एरोबिक आउटपुट, और जिसको आपने कहीं वर्ड सुना उसको VO2 मैक्स भी बोलते हैं। तो दैट इज VO2 मैक्स का मतलब क्या है? O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन इज कॉल्ड VO2। बट वो बहुत आगे की स्टेज है, वो हम कुछ देर के लिए करते हैं। तो अभी जो ऋतु ने नया जो इंट्रोड्यूस करने वाली हैं, तो जो आपका नया माई BML बनेगा, उसमें मैंने हार्ट रेट वाला कॉलम और बना दिया है कि उसमें जब आप इसको आप मेजर करेंगे तो द डिवाइस शुड गिव यू आपका एरोबिक, एनारोबिक और VO2, वो तीनों चीजें दिखाते हैं डिवाइसेस, नॉर्मल डिवाइसेस दिखाते हैं। तो इफ अरे भैया एक एक क्लैरिफिकेशन, या सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने कहा प्लीज, कि सब हर किसी का जोन 2 अलग अलग हो सकता है, यस, लेकिन अगर जो फॉर्मूला बताया आपने विच इज 220 माइनस एज, वो मैक्सिमम है, और उसका 70% 60% जोन 2 है, तो वो तो सबका एक नंबर हो गया ना फॉर दैट पर्टिकुलर एज। नहीं नहीं एक नहीं एज सबका सेम होता है। नहीं नहीं, ओके ओके, गुड दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, आई शुड हैव क्लैरिफाइड अर्लियर। सी व्हेन आई सेड हर एक का अपना अपना होता है, मींस जैसे मैंने उसको कोशिश की थी समझाने की, मेरा जितने एफर्ट में, सपोज मेरा 60 to 70% हार्ट रेट आता है जब मैं 15 मिनट जॉगिंग करता हूं 2 किलो वेट या 3 किलो वेट उठा के, तब मेरा 60 to 70% आता है। मैं क्या करता हूं, मैं वेट उठा के घर में दौड़ता हूं, ठीक है? जैसे आई शो यू, वेट जो होता है वह इस तरह से वेट उठा के, ये ये ऐसे वेट उठा के मैं घर में दौड़ रहा होता हूं, ठीक है? उससे हार्ट रेट अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। तो मेरा हार्ट रेट हो सकता है कि 5 मिनट की एक्सरसाइज में हो जाए या 15 मिनट की एक्सरसाइज में किसी और का हो, उस सेंस में अलग अलग है। हार्ट अच्छा। रेट का वो तो हार्ट रेट तो जो मेजर तो वही आएगा। ओके अगर ओके। दो जने 50 साल के हैं तो दोनों का MHR इज 170, हाँ तो 102 to 190 नहीं बनने वाला है। हाँ। बट वो जो अचीव करने का जो स्टेज आएगी ना, वो हर एक की अपनी अपनी है। बिकॉज इफ यू हैव नॉट एक्सरसाइज्ड इन योर लाइफ, और नॉट दैट सेंस में एक्सरसाइज अच्छे सेंस में कर रखी है, तो आपका वो हार्ट रेट बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि हार्ट के ऊपर इतना लोड आएगा कि वो जल्दी बढ़ेगा। वेयर एज हु इज द पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, उसका हार्ट रेट बहुत धीरे बढ़ता है, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट भी कम होता है। दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अनदर इंडिकेटर। बहुत इसको समझने की जरूरत है। गुड दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट भी आप चेक करिए कि कितना है, अगर वो ज्यादा है दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग वेल एंड योर हार्ट नीड्स सम कार्डियो फिटनेस, यू मस्ट फोकस ऑन कार्डियो फिटनेस। तो ये वाली चीज जरूरी है। तो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 पे हम अभी ध्यान नहीं लगाते इतना शुरू में, बट प्राइमरीली यू हैव टू फोकस ऑन जोन 2 एंड जोन 3। सो कार्डियो फिटनेस के लिए इतना। सेकंड जो चीज है वो है स्ट्रेंथ, कि वी आर यूजिंग अवर स्ट्रेंथ टू काउंटर द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेट या ग्रेविटी। जैसे मतलब मेरी बॉडी का वेट भी मेरे लिए वेट ट्रेनिंग करा सकता है, बैंड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके उसके लिए। सो और हमारे जैसे जैसे हम काम करते हैं तो मसल्स जो होती हैं वो अडेप्ट करती हैं, स्ट्रांग होती जाती हैं, बिल्ड होती जाती हैं। तो उसका एक तरीका है मसल्स बिल्ड होने का। लेकिन जो वाई वी शुड डू दिस इज बेसिकली कि आप मसल स्ट्रेंथ खोते हैं, मसल जो हमारा मसल मास होता है अगर वो कम होता है, उससे 2 या 3 गुना आपकी मसल की स्ट्रेंथ कम होती है। और जो पावर होती है, वो जब स्ट्रेंथ कम होती है उससे 2 या 3 गुना पावर लूज होती है। पावर क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ मसल इनटू स्पीड। ना इसको समझिए, बॉक्सिंग होती है ना गेम, बॉक्सिंग इज द पावर। तो बॉक्सिंग में पावर किस चीज की आ रही है? मसल की स्ट्रेंथ एंड स्पीड, दैट इज पावर। जैसे वो फिजिक्स में याद है मोमेंटम का फॉर्मूला होता था, तो जो मास इनटू वो जो मोमेंटम, और उसमें फर्क होता था ना। तो ये बेसिकली मोमेंटम है, पावर इज दैट। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पावर कम हो जाती है। पावर कम होती है तो आपकी जितनी भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज होती है ना, चाहे वो क्लाइंबिंग है, चाहे वो कोई कैरिंग वेट है, ये सारी की सारी हिट होनी शुरू होती है। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या उसके लिए वो जो फर्स्ट थी वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग थी टाइप, जब हम जोन 2 जोन 3 वाली बात कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात हो रही है। अगर एक्सट्रीम फॉर्म में मसल लॉस होता है उसको सर्कोपिनिया बोलते हैं। जो पीपल विद सर्कोपिनिया विल हैव लो एनर्जी। तो
4-5 क्राइटेरिया हैं जो आपको अपने ऊपर लगाने होते हैं इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, और जस्ट टू चेक दैट ऐसा तो नहीं कि सार्कोपेनिया वाली स्टेज आपकी आने वाली है। 4-5 फैक्टर हैं। अनइंटेंडेड वेट लॉस, एग्जॉशन या लो एनर्जी, जस्ट अ मोमेंट, लो फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वॉक स्लो होती जा रही है, ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो गई है, सो दिस इज साइन ऑफ सार्कोपेनिया स्टार्ट होने में। यस रितु। So this sarcopenia, does this happen to some diseased people, or this can happen to a normal person who stops exercising, who lives a very sedentary life? नहीं, डिजीज तो हम यहाँ बातें नहीं कर रहे हैं। डिजीज हो जाए, डिजीज के कारण है वो अलग चीज है। किसी को मसल एट्रोफी होती है, बहुत सारी अलग डिजीज होती है, वो नहीं। ये हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल आदमी जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो अगर नहीं करेगा फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड and the kind of lifestyle generally we are having in metros particularly, तो सर्कोपेनिया वाला एंगल शुरू हो जाता है लोगों का। राजेश का जो था 22 सितंबर दो नहीं सर क्या 17 सितंबर 2022 वाला, उस समय ही वाज अबाउट टू गो इनटू सार्कोपेनिया वाली स्टेज पे। इसकी ग्रिप नहीं हो रही थी, इसकी बिल्कुल भी ग्रिप नहीं थी, बच्चों से, छोटे बच्चे से कम ग्रिप थी इसकी। हाँ राजेश, यू वांट टू से समथिंग? I was thankful for that, what you have given me an advice to join Spark and all. मोस्ट वेलकम। सो इसलिए क्या है कि जो ये आपको चेक करना है, मैंने ये 5 चीजें क्यों बताई कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ग्रिप वीक तो नहीं हो रही है, आपको इन जनरल वीकनेस तो नहीं हो रही, शाम को आके ड्रेन हो रहे हो, तो दीज आर, ये सब अलार्म्स हैं, ये सब अलार्म्स हैं। पुनीत कॉन्टेक्टेड मी व्हेन ही वाज starting to have such things, and now that's why I ask him कि कितना कर रहे हो, तो he is doing now, ये 10-15 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। आई एम श्योर इनकी अदरवाइज भी हम डाइट पे काम करते हैं, वो सब करते हैं, आई एम श्योर इनकी जो वो है वीकनेस थी या वट एवर इट इज, ही इज इन ए मच बेटर शेप। सो एनीवे, या हरेंद्र आपने हाथ उठाया था। So is there a typical age when it sets in most people? Yeah, I mean anybody at any age, just because of the physical inactivity, can start experiencing this kind of thing. But typical or most people में कुछ है क्या age? नहीं, इस पे मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, बिकॉज मैंने किसी कोई स्टडी पढ़ी नहीं है, बट इन जनरल जो कहा जाता है, देखो क्या होता है, 30 जो होता है वो नॉर्मली पीक का टाइम होता है। नॉर्मली लाइफ में 30 बॉडी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, पीक का टाइम होता है। आपकी जो कॉग्निटिव होती है या फिजिकल फिटनेस भी होती है, वो पीक कर रही होती है। 30 जो होता है वो उसके बाद फिर ऐसे हल्का से नीचे आने होती हैं, चीजें शुरू होती हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन भी शुरू होता है 30 से। वहां पर अगर जब आप इसकी सर्कोपेनिया वाले ऑनसेट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली उसको नीचे आने में मे बी 40। तो जो मिड लाइफ ब्लूज है ना, मिड लाइफ क्राइसिस है, तो मे बी वी कैन से ये मिड लाइफ से शुरू हो सकता है 40s में। सो तुम 40s में हो, बी केयरफुल। यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एम जस्ट जोकिंग हरेंद्र। सो 40s वाले लोगों में, क्योंकि आपने पूछा है तो आपको डराना थोड़ा जरूरी है ना, कि वैसे बाय द वे लेट मी शेयर हेयर, मैं लास्ट में करता, लेकिन चूंकि हरेंद्र ने बात पूछ ली है, हरेंद्र इज ज्वाइनिंग 100 डे चैलेंज विद मी। 100 डे प्रोग्राम कह लो, चैलेंज कह लो, चैलेंज तो नहीं कहेंगे उसको वैसे, क्योंकि इसमें कोई जीतने वाली बात नहीं है, बट यस ही हैज टेकन दिस बीड़ा कि वो 100 डेज का वो कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा जो एक फिजिकल फिटनेस पे काम करने वाले हैं, और जो हमारा डाइटरी इंटेक है उसको बिल्कुल डेली बेसिस पे प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे। और आइडिया क्या है उसके पीछे, रीजन क्या है, कि एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट करना है अपने साथ, कि हम जिन चीजों पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम और बात करेंगे जो थोड़ा डिटेल में उसके बाद और आएगी, कि क्या वो चीजें हमारी बॉडी में हो रही हैं। Can we really activate those things? Can we really activate those enzymes? Can we reduce our HbA1c? Because हरेंद्र ने 1 साल, 1.25 साल पहले 12.1 से अपना HbA1c 6.8 पे लाए थे 3 महीने में। तो that was really really commendable. He is one of the he is the best participant of Saksham Wellness Program so far. So can we now bring it to
5.5, बिकॉज उसके बाद इनका 6 से नीचे नहीं गया है, तो हाँ। दैट मीन्स कहीं पर अटक जाते हैं। तो उस अटकन को तोड़ने के लिए मैं और हरेंद्र 100 डे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, जिसने ज्वाइन करना है वी कैन ज्वाइन इट, वी कैन डू इट टुगेदर। सो दिस इज जस्ट तो बेसिकली ये समझिए कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, उसको आप एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग मान के चलिए। अब सब लोग फाइनेंस के ऊपर हम लोग कर चुके हैं एक सेशन, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं ना कि रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए इन्वेस्ट अर्ली। जितना अर्ली आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, उतना अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस, उतनी अच्छा वेल्थ क्रिएट होती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर भी सेम चीज लागू होती है कि जितना अर्ली आप लाइफ में स्टार्ट करेंगे, उससे आपकी जो बोन डेंसिटी है, बीएमडी बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं, नॉर्मली बोन डेंसिटी बोल देते हैं, तो आपकी जो बोन डेंसिटी होती है वो भी अच्छी रहती है। तो और ये दोनों की दोनों चीजें हैं, चाहे वो पैसे वाला है, इन्वेस्टमेंट है, बोथ ऑफ दीज वर्क ऑन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड आर क्यूमुलेटिव। तो जितना आप यंग एज से शुरू करेंगे, उतनी बेटर बॉडी रहेगी। कैसे कर सकते हैं कि छोटी थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत तरह की होती है, कुछ कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। आप डंबल्स उठा सकते हैं, आर्म्स के वेट्स होते हैं वो कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बैंड से कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स अगर जिम में जा रहे हैं, किसी बिल्कुल अच्छे से ट्रेनर के अंडर में कर रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट। घर में कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। ईशा, इसको पटापटू के बंद करवा बेटा, ये मैं कोड बुक करनी है। प्लीज, हाँ नेहा म्यूट कर लो ओ, एक। हाँ कर दिया मैंने। ओके, सॉरी 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 अबाउट दैट इट्स भैया। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, वी आर जस्ट हैविंग फन, नो प्रॉब्लम, सब चलता है। सो तो इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है कि कितना हैवी स्टफ आप कैरी कर सकते हो। इट इज नॉट अबाउट बिल्डिंग दोज बल्जी, उस तरह हमने कोई मिस्टर यूनिवर्स या वो नहीं बनना है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपनी जो लाइफ है उसकी उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वट एवर एज वी आर इन, एंड वी आर फोकसिंग ऑन अवर इंक्रीजिंग अवर हेल्थ स्पैन। तो कितना हैवी स्टेप आप हम उठा सकते हैं। जैसे एक एक एक्सरसाइज बोलते हैं क्लासिक फार्मर्स कैरी, कि पुराने जमाने में जो फार्मर्स होते थे इतना सारा हाथ में उठा के लाते थे। तो आप क्या एक डंबल को हाथ में उठा के, वट एवर योर कैपेसिटी इज, क्या आप उसको उठा के चल सकते हो 1 मिनट? ठीक है, जैसे मैंने आज ही से ये शुरू किया है, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ी थी while preparing the session today. I revised that yesterday and today I did it. मैं वेट उठा के तो दौड़ता था, फिर आज मैंने नई तरह से वेट उठाया। वो उसने बताया, उसमें था कि आप इसको ऐसे उठाएंगे, आप इसको बिल्कुल ऐसे रखेंगे, जो कोहनिया है उसको 90 पे रखेंगे, एंड देन यू विल वॉक एज इफ यू आर वॉकिंग इन अ क्राउडेड स्पेस। तो आप वॉक करेंगे इसको लेके, एंड इससे क्या होता है कि जो ग्रिप है, दिस इज 5 kg डंबल, तो इससे आपका ग्रिप भी बन रहा है और आपकी स्ट्रेंथ भी आ रही है। तो दिस इज टिपिकल फार्मर्स कैरी। तो यहां पर क्या है कि, और इसी का आप नीचे, बिल्कुल नीचे रख के ऐसे आप चल सकते हैं। और चलने में एक ही ख्याल रखना होता है कि शोल्डर ब्लेड्स आपके जो है ये ऐसे नहीं आपने रखना है इसको, कि आपने उठाना है। नॉर्मली हमें टेंडेंसी होती है जब हम कोई चीज उठाते हैं तो ऐसे करके उठाते हैं, तो ऐसे नहीं उठाना है। आपके शोल्डर नॉर्मल रहेंगे नीचे, ऐसे उठाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर आएगा, डैमेज होंगी मसल्स जल्दी, तो ये नहीं करना है। तो इसको आप नॉर्मल, और जरूरी नहीं कि आपने 5 किलो उठाना है, अपनी अपनी कैपेसिटी, आप 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो, वट एवर। तो दिस इज वन थिंग। अनदर इज रकिंग। रकिंग क्या है? रक्सैक होता है ना, रक्सैक से रकिंग बना कि एक लोडेड बैकपैक लेके आप हाइकिंग या वॉकिंग एट ए फास्ट पेस करेंगे। जैसे कि मेरा जो इसका रकिंग का बैग है वो मैंने यहीं रखा हुआ है। दिस इज द रकिंग का बैग मेरा, ये 9.6 kg है। तो ये मैं अपना, जैसे वो पीछे लैपटॉप बैग टांगते हैं, ये टांग के आई गो फॉर वॉक। ना इसका एडवांटेज क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जोन 2 जोन 3 एक्सरसाइज करने का, स्ट्रेंथ बिल्डिंग का, एंड्योरेंस का। इट्स ए मैजिकल थिंग, आई वुड से। इससे हमारी जो एरोबिक फिटनेस हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी बढ़ रही है, कैलोरी बर्निंग 2 से 3 गुना हो जाती है। 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 2 से 3 गुना हो जाती है
अगर आप इसको करते हैं तो आपकी बॉडी की सारी मसल्स यूज होती हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं डंबल उठाता हूं तो मेरे हाथ और चेस्ट और ये पीठ की मसल्स ज्यादा यूज हो रही हैं। मैं जॉगिंग या रनिंग करता हूं या ब्रिस्क वॉकिंग करता हूं तो मेरी लेग मसल्स यूज हो रही हैं। रकिंग क्या कर रही है, रकिंग पूरी फुल बॉडी मसल्स को एंगेज कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमें इस एज में, जब हम 40s में हैं या 50s में हैं, जो एक बहुत बड़ा ख्याल रखना होता है वाइल एक्सरसाइजिंग, कि हमें इम्पैक्ट नहीं लेना होता, जंपिंग नहीं करनी होती जैसे। इसीलिए मैं जॉगिंग के लिए डिस्करेज करता हूं लोगों को, कि उन्हीं लोगों को जॉग करना चाहिए जो थ्रू आउट लाइफ मोरलेस जॉगिंग करते आए हैं। अदरवाइज डोंट जॉग, क्योंकि जॉगिंग से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, आपके बिल्कुल जो एंकल का जॉइंट से शुरू हो जाता है, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंटायर वर्टिब्रल कॉलम। आपकी कहीं मसल्स नहीं है, सपोर्टिंग मसल्स नहीं है, और उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, देन योर जॉइंट्स गेट डैमेज्ड। तो उसके लिए रकिंग में फायदा क्या हो रहा है कि इट इज एंगेजिंग पूरे की पूरी ये शोल्डर मसल्स, बैक मसल्स, कोर, लेग मसल्स, सबको एंगेज कर रहा है विदाउट इम्पैक्ट, बिकॉज वी आर वॉकिंग, वी आर नॉट रनिंग। तो ये एक तरीका है। अनदर एक्सरसाइज जो होती है वो होती है ग्रिप स्ट्रेंथ। तो ग्रिप स्ट्रेंथ को लॉन्गिविटी मार्कर भी बोलते हैं। ये जो फिटनेस वाले जो टीचर्स होते हैं, दे हाउ दे चेक कि हाउ हार्ड यू कैन ग्रिप विद योर हैंड्स। क्योंकि जब आप हैंड से ग्रिप करते हैं तो केवल ये वाला सेट नहीं यूज हो रहा होता है, आपका फोर आर्म, आपका ये यहाँ तक कि जो बैक में लैट्स बोलते हैं, लार्ज मसल्स ऑन योर बैक जो होती हैं, वो तक एंगेज होती हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि कोई भी हैंड ग्रिप्स ले लीजिए, जैसे कि एक ये वाली है, ये डिकैथलॉन में मिलती है, दिस इज 25 kg, जो मीडियम रेजिस्टेंस है हैंड ग्रिप है। ये मीडियम वाली है, एक इसे और वाली होती है, एक हल्की होती है। सो इसको आप दबाएंगे, 25 kg। इसका अगर मैं पूरा दबा देता हूं तो इट इज इक्वल टू 25 kg वो दबाना, वेट 25 kg वेट का इक्वलेंट है ये। तो ये आप दबाएंगे, काउंट करेंगे, तो ये आप इसको करते हैं तो हैंड ग्रिप इंप्रूव होती है। तो दिस इज वन टेप। दूसरे और ग्रिप्स भी आती हैं, ऐसे वाले भी आती हैं जो ये होती हैं, बट एवर यू कैन फाइंड एन नंबर ऑफ सच थिंग्स। एक वो मैंने वो रेस्ट वाला बताया था, हरेंद्र ने लिया भी है वो, और पुनीत को भी मैंने बताया था वो ऐसे उठाने वाला, तो दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स द फोर आर्म स्ट्रेंथ एज वेल एज द ग्रिप। दोनों तरफ चलता है, वो ऐसे भी चलता है और ऐसे भी चलता है। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स। फिर एक और जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जो पुल अप बार होता है, जो एक हम लोग, मैंने जैसे बाथरूम के उसमें एक बार लगा रखी है, तो पुल अप बार में आप लटक जाइए। अगर आप लटकते हैं, वो जो ये वाला जो इसको बोलते हैं डेड हैंग, तो डेड हैंग जो होता है दैट आल्सो इज वेरी गुड एक्सरसाइज। और हम सभी को इसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेन इन देयर 50s जो प्रॉपर फिटनेस वाले हैं, जो फिटनेस की तरफ काम कर रहे हैं, जो फिटनेस पे, दे शुड बी एबल टू हैंग फॉर 1 मिनट। अगर हम उसको देखें तो मैं नहीं कर पाता हूँ 1 मिनट, मेरा ऑलमोस्ट 40-45 सेकेंड्स के आसपास में लटक पाता हूँ, मैं अभी 1 मिनट तक नहीं पहुंचा हूँ, बट एफर्ट इज ऑन, आई विल डू इट। इसी के साथ दूसरा फिर पुलअप्स भी होता है कि पुलअप कितने कर पाते हैं। तो ऑल दीज आर थिंग्स जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो पुलअप है वो भी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ग्रिप, सबके ऊपर काम करता है, और बहुत सारी मसल्स जो सेट है उसको यूज करता है। अल्टीमेटली क्या है, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी लिफ्टिंग, कैरिंग, पुलिंग, क्लाइंबिंग, ये 4 मूवमेंट है, ये हमारी डेली मूवमेंट वाली है मूवमेंट। नॉर्मली हम लोग यही कर रहे होते हैं, लिफ्टिंग, कैरिंग, पुलिंग, क्लाइंबिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको डेवलप करने के लिए ये वाली एक्सरसाइजेज हैं। और इसके साथ साथ ये वाली जो चीज है, जो ये पुलअप्स है या डेड हैंग है, ये दोनों न्यूरो जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है उसको भी करते हैं, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर एजिंग इन ए नाइस वे, एंड इवन इनफैक्ट अवॉइडिंग द फॉल्स ऑल्सो, बिकॉज इट इंप्रूव्स द पोस्चर करेक्शन होता है। सो बेसिकली क्या है, strength training is another very important part of physical fitness along with the cardio thing which we discussed earlier. एक और जो फायदा होता है कि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो बोन्स गेट द मैसेज दैट दे नीड टू स्टोर मोर कैल्शियम, एंड दिस हैपेंस व्हेन वी टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्पेशली द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। रिमेंबर हम लोग K2 की बात करते हैं, विटामिन K2 खाने की बात करते हैं, दैट इज द रीजन।
विटामिन K2 से नॉट ओनली योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बिकम्स बेटर, इट हेल्प्स इन योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो। वो हम सब न्यूट्रिशन प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। एक ही हमें यहाँ पर ख्याल रखना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अगर वो हम नहीं रखते हैं तो हम हल्का सा कभी कभार इंज्योर कर सकते हैं अपने को, कि जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हमें कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक मूवमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। कंसेंट्रिक एक्सेंट्रिक मूवमेंट क्या है कि जब आप कोई वेट उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जितनी स्पीड से आपने उठाया, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, देखिए आई शो यू। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमने ऐसे वेट उठाया और ये नीचे ले गए, वेट उठाया, वेट उठाने में एफर्ट आ रहा है, नीचे ले जाने में फास्ट आ गया। नाउ दिस इज कंसेंट्रिक। व्हेन माय मसल्स आर शॉर्टनिंग, मेरी मसल यहाँ शॉर्ट हो रही है, तो ये ऐसे हुई, और अगर मैं इसको स्लो लेके जाऊंगा तो वो एक्सेंट्रिक मूवमेंट होगा, मेरी मसल की लेंथनिंग भी हो रही है। सो कंसेंट्रिक, एक्सेंट्रिक, ये आपको स्लो ही लेके जाना है। जब भी आप कोई भी पावर एक्सरसाइजेस करेंगे, चाहे आप बॉडी वेट से करिए, चाहे आप बैंड से करिए, चाहे आप डंबल से करिए, चाहे आप किसी भी चीज से करें, ऑलवेज टेक केयर ऑफ द कंसेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक मूवमेंट। जिस स्पीड से आप अप कर रहे हैं उसी स्पीड से आप डाउन करेंगे, then it gives you more strength, more stability, and there will not be any damage. Third aspect of exercise or physical fitness is stability. Now stability हमारा काफी ज्यादा neglected area रहता है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोग ना जानते हैं ना बात की जाती है। स्टेबिलिटी क्या है? रीलर्निंग हाउ टू मूव टू प्रिवेंट इंजरी। हमें दोबारा सीखना पड़ता है। बचपन में सीखा होता है, जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, जब हम वो बैठने से लेटने से बैठना, बैठने से उठना, उठने से चलना सीखते हैं ना, उस समय ये हमारा बिल्कुल एक नेचुरल सेंस में हमारा डेवलप होती है स्टेबिलिटी का सेंस। बट धीरे 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 धीरे, बिकॉज वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर, वो जो एक्सोस्केलेटन की हमने बात की थी, मसल्स की बात की थी, तो हमारा जो स्टेबिलिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है। तो मैं इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ रहा था कि स्टेबिलिटी इज द सबकॉन्शियस एबिलिटी टू हार्नेस, डिसलरेट और स्टॉप फोर्स। स्टॉप फोर्स का मतलब क्या? मैं गिरा या नहीं गिरा, तो उसको कैसे, फोर्स तो एक्ट हो रही है, तो कैसे इसको समझते हैं जरा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जब आप जिंदगी जी रहे हैं आपको लगता है मेरे ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, मैं तो चल रहा हूं आराम से, कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही। इसको समझना जरूरी है, तब आपको स्टेबिलिटी का फंडा समझ में आएगा। When you are walking, हम रनिंग नहीं करते हैं, when we are walking, तो it is not that you who is exerting the force only. Newton's third law comes into application ना, जो पृथ्वी है, अर्थ also exerts equal and opposite force on your body. जब आप चल रहे हैं तब आप चल ही इसलिए पा रहे हो क्योंकि इक्वल फोर्स आ रही है, तभी तो बैलेंस हो रहे हो। Now this force which is being acted upon you, this needs to be dissipated in a balanced way inside our body. लेकिन क्योंकि हमारी मसल्स वीक होती हैं तो वो सीधा जॉइंट पे जाता है, इसको बोलते हैं लीकिंग आउट। इट लीक्स आउट बाय द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, दैट इज जॉइंट। क्योंकि जॉइंट तो है, वो तो उसके लिए आपने कुछ किया तो है ही नहीं, जॉइंट तो आपको मिले हुए हैं। तो चाहे वो नीज है, चाहे वो एल्बोज है, चाहे शोल्डर है, चाहे स्पाइन है, सबके ऊपर वो लोड पड़ रहा होता है। और अगर आप रनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो फोर्स, केवल फोर्स ही नहीं आ रही है, साथ में झटका भी आ रहा है, इंपैक्ट भी आ रहा है। तो जॉइंट इंजरीज या जॉइंट्स का वियर एंड टियर आर ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जी लीक। तो जब हम स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, तो जब हम मसल्स पे काम करते हैं, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस फोर्स इन द सेफेस्ट पॉसिबल मैनर, connecting our body's different muscle groups so that there is less injury to our joints or even soft tissues. Soft tissue injury भी होती है। तो स्टेबिलिटी ट्रेनिंग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेबिलिटी ट्रेनिंग के हम 2-3 चीजें करेंगे अभी कल ही मैंने संजय से 2 और सीखी, संजय ने मुझे बताई। तो संजय ने 4 बताई थी, 2 मैं करता था, 2 मुझे पता नहीं थी। तो बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग, इट्स नॉट दैट कि आई एम कोचिंग यू तो मुझे सब कुछ पता है, आई एम ऑल्सो लर्निंग। सो we need to learn. Then this is again, I am repeating, this is not an exercise teaching program. This is not a session for teaching you specific exercises. This is to teach you importance of exercise, the science behind exercise,
why we should do this, and what happens to our body when we do that. So this is the program to today's session. So स्टेबिलिटी ट्रेनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेबिलिटी का भी हम सीख लेते हैं कई बारी एक्सरसाइजेस बैलेंस के लिए, बट एक चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, वो हमने मेडिटेशन प्रोग्राम में हमारे या अदरवाइज हमने बात की है, डीप ब्रीदिंग. ब्रीदिंग, जो स्टेबिलिटी ट्रेनिंग बिगिंस एट द बेसिक लेवल विद द ब्रेथ. अगर आप ब्रेथ को मैनेज करेंगे तो आप स्टेबल रहेंगे, बिकॉज वी नो दैट जो ब्रेथ इज द लिंक बिटवीन बॉडी, माइंड एंड एनर्जी, राइट. तो लिंकिंग ब्रेथ विद एक्सरसाइजेस, जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं, एंड व्हेन वी आर सेइंग ब्रेथ, वी ऑलवेज मीन डीप एंड स्टडी ब्रीदिंग. सो जब हम ये करते हैं एक्सरसाइज करते हुए, इन जनरल भी लाइफ में अगर हम डीप एंड स्टडी ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, पीएनएस बोलते हैं उसको शॉर्ट में. पीएनएस का मतलब क्या है कि वो दैट क्रिएट्स द कामिंग इफेक्ट ऑन माइंड. वो शांत करता है, वो शांति वाला है, वो आपको एट ईज करता है. और अगर आपकी ब्रीदिंग रैपिड है, जर्की है, दैट मीन्स शैलो वाली, जब आप ऐसे ऐसे यहाँ से बेलो अपर जो चेस्ट है आपकी उससे ले रहे हैं, तो दैट ट्रिगर्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. तो आपका जो पूरा ब्रेन है, दैट वर्क्स इन ए वेरी डिफरेंट मैनर if you are shallow breather, if you are not managing proper breathing with exercises. So breathing is very, very important to stability and movement and strength also. So deep breathing practice, and especially when you are exercising, being aware of your breath. जैसे हम जब योगा करते हैं तो we call it meditative yoga. Meditative yoga का मतलब और कुछ नहीं है. Meditative मतलब का योगा का मतलब ही यही है कि when I am doing a particular asan, I am focusing on my breath at the same time, and when you focus on your breath will automatically be deep, and with conscious effort, with proper technique. जैसे हमारे एक डीप ब्रीदिंग का वीडियो भी है चैनल पे, तो अगर आप उसको सीख के कर लेते हैं तो डीप ब्रीदिंग आप कुछ महीने करेंगे तो आपकी डीप ब्रीदिंग सेट इन हो जाएगी. सो संजय ने 2012 में फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड किया था वेलनेस का हमारा, तो उसके बाद से ही इज ए डीप ब्रीदर. मैं 2007 से डीप ब्रीदर हूं. सो ये प्रैक्टिस की बात है. 2-4 महीने अगर हम उस प्रैक्टिस को करते हैं, अवर ब्रीदिंग का हमारा जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, डीप में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर ए सर्टेन एज, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एल्डर्स फॉलिंग एंड ब्रेकिंग देयर बोन्स. तो एक स्टडी है इसके ऊपर, मैं पढ़ रहा था कि जो 65 के ऊपर जो भी फॉल होता है, हिप फ्रैक्चर होता है जब, तो more than 50% people die within 6 months. Now this is very surprising, क्योंकि एक तो अभी लास्ट ईयर हमारे जान पहचान में हुआ है, the lady died, and इसमें भी स्टडी में यह था कि women are more prone to hip fractures. उसका रीजन है, ऐसा ही नहीं है कि रैंडम नहीं है वो, क्योंकि लेडीज का आफ्टर मेनोपॉज जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो काफी फास्ट होता है, और क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन एक्चुअली कैल्शियम डिपोजिशन में हेल्प करता है. तो मेनोपॉज के बाद जब वो हार्मोन खत्म होता है तो कैल्शियम डिपॉजिट होना कम हो जाता है, एंड लेडीज हमारे सिस्टम में नॉर्मली पावर एक्सरसाइजेज नहीं करती हैं अनलेस दे आर क्वाइट अवेयर. तो लेडीज पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगी और मेनोपॉज होगा, कैल्शियम डिप्लीशन होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटिंग द कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर द बॉडी. Even if you are taking dahi, milk and other calcium wala khana, your calcium is not going in the bone, rather it will create cardio problem. वो CVD की तरफ लेके जाएगा आपको, cardiovascular diseases की तरफ लेके जाएगा, arteries में calcium जाके जमा हो जाएगा, because you are not metabolizing calcium the way it has to be metabolized. So ये सब चीजें जरूरी है. तो इसलिए हमें अपने 50s और 60s में, 40s and 50s में, earlier the better, जितना if we work hard, so we will not meet this fate. जो स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं वो क्या है आपका, जो जैसे बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है कि आप एक पैर के सामने दूसरा पैर रख के खड़े हो जाएं. हम नॉर्मली ऐसे खड़े होते हैं ना, अगर हम इसको पैर मान लें तो आपने ऐसे खड़े होना है एक दूसरे के ऐसे यूं, और स्टैंड देयर एंड काउंट या स्टॉप वॉच चेक 1 मिनट मिनिमम
2 मिनट प्रेफरेबली। कैन यू स्टैंड? चेक योर सेल्फ। और अगर आप 1 मिनट 2 मिनट कर पाते हैं, देन डू इट विद योर आइज क्लोज्ड। रिमेंबर, एक कोई दीवार साथ में हो, क्योंकि अगर बाई चांस आइज क्लोज करें और आप अगर पुनीत, आर यू डूइंग इट? यस भैया, मैं कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करो करो करो, या व्हाई नॉट, देन लेट अस डू इट, या व्हाई नॉट, कम ऑन, चलिए करिए। मैं इसको और इसको नीचे हाँ, कर, एक बार अपनी फीट दिखा देते हैं आप कैसे करें। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे है ये, कैन यू सी? ये तो अगर पीछे मैं वाला। आई कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, अगर आपको दिख रहा हो बेटर। ओके। कैन यू सी? और अगर ज्यादा है तो आप हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको दिक्कत है तो आप पाँव को ऐसे सेट करिए और हाथों को ऐसे करिए, ऐसे यूं, ठीक है? इससे बैलेंसिंग हो जाएगी आपकी बेटर। पाँव कैसे लगाइए, हाथों को ऐसे कर लीजिए। जब ये अगर कर पा रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके करिए। बट अगर आंखें बंद करके कर रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल कि कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस चक्कर आएगा, अब इम्बैलेंस होगा, तो आप यहाँ हाथ लगा सको। दिस इज वन एक्सरसाइज विच इज अ टेस्ट ऑफ योर फिटनेस। ठीक है, कर पा रहे हो पुनीत? बीच बीच में इम्बैलेंस हो जाता हाँ है। कोई बात नहीं, नो, बट डू इट, डू इट, डू इट। एक और एक्सरसाइज है, जब आप इसको करते हैं, Maybe in the beginning we should just gaze at one place and do, then it is ओ easy. यस, नहीं नॉट इन द बिगनिंग, अदरवाइज ऑल्सो। ये हम योग में नहीं, जब मतलब eyes close ना करें, one gaze करें। हाँ, यस यस यस, आईज क्लोज नहीं कर रही, वो बहुत बाद में आता है। पहले 2 मिनट तक खड़े होना सीखिए, पहले 2 मिनट करिए, उसके बाद आईज क्लोज करना अभी मत करिए। वो तो एक हमने इंफॉर्मेशन दी है। हरेंद्र भाई ध्यान से। हाँ हिमंतिका, कर पा रही हो? हाँ संजीव जी, आईज क्लोज करके कर रहे हैं तो गिर जा रहे नहीं भाई मत करो हरेंद्र। हैं। ऐसे तो हो जा रहा दीवार नहीं है, प्लीज वो दीवार के पास खड़े होकर करिए, आईज क्लोज करके करना है तो। है, ऐसे तो अच्छा बैलेंस हो जा रहा है, आंख खोल के तो अच्छे से हो जा रहा है। बस बस ठीक है, इसको आप 2 मिनट तक करिए। 2 मिनट तक करने के बाद फिर आईज क्लोज करके करिए। आईज क्लोज करके अगर आप 10 सेकंड कर पाते हैं, इट इज वेरी वेरी गुड। दस संजीव जी, सेकंड पैर देखे सही है क्या इनका? एक के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैं एक आध मैं वहां एकेडमी में वर्कशॉप में करा रहा था, तो उसमें क्या था, लोगों का पैर ना, देखिए पैर बिल्कुल ऐसे, यूं अगर मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूं, चलो ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? ऐसे होना चाहिए। लोगों का पैर क्या होता है, कई बार ऐसे होता है, ऐसे पिछला पैर ऐसे कर लेंगे, ये तो टिका लिया यहाँ पे, हाँ। लेकिन पिछला पैर टेढ़ा कर लेते हैं, वो रॉन्ग है। ये बिल्कुल एक ही लाइन में होना चाहिए, इन वन लाइन, इन वन लाइन होना चाहिए। तो जस्ट बी चेक, इसको चेक कर लेना, पिछला पैर ऐसे, या ऐसा होगी ये पीछे, ये एकदम ऐसे, और ये आपने ऐसे कर रखा है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये बिल्कुल एक के पीछे एक आएगा। सो ये दिस इज वन वेरी गुड सिंपल स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। यस। बैलेंसिंग ऑन वन लेग is also very important, especially after 50। 50 साल के बाद अगर आदमी एक लेग पे खड़े होके खड़ा रह सकता है, दिस इज वेरी गुड। एंड इट इज बेसिकली लॉन्गिविटी को भी इससे कोरिलेट करते हैं। जैसे हमने ग्रिप स्ट्रेंथ की बात की थी ना, ग्रिप स्ट्रेंथ को हम लॉन्गिविटी मार्कर बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो बैलेंसिंग की कर रहे हैं या इस तरह की एक लेग वाली या एक के पीछे एक वाली, तो उस समय जैसे रितु बोल रही थी कि अपनी जो गेज है उसको एक पॉइंट पे फिक्स करिए। जो हम योगासन, जब हम योगा करते हैं, ताड़ासन करते हैं ना, तो ताड़ासन में क्या करते हैं, हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो गेज को एक जगह पे फिक्स करते हैं, उससे बिल्कुल बैलेंस रहता है। आईज मूव नहीं करेंगी तो बॉडी मूव नहीं करेगी। सो दिस इज वन प्रो टिप, राइट? अब ये तो हो गया जो बेसिक सी चीज हुई, हमने 3 तरीके की बात की थी, कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियो फिटनेस, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव बिकॉज बट वी हैव टाइम का हमारा थोड़ा शॉर्टेज होती है, इसलिए। तो अब जो एक और जो वेरी लेसर नोन एस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर लेते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद लिटिल बायोलॉजी कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे आप आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो हमारा डीएनए होता है, हमें लगता है कि हमारा डीएनए वो फिक्स है, ऐसा नहीं होता है। डीएनए इज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक। जब भी सेल कॉपी करता है डीएनए,
तो हमारे जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, कुछ टूटते हैं। तो एक दिन में मोर देन 2 ट्रिलियन ब्रेक्स होते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। उसके अलावा भी आपका रेडिएशन होता है। रेडिएशन आपका सन से भी रेडिएशन हो रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि सनलाइट में रेडिएशन नहीं है। हमारे इतने एनवायरनमेंट में केमिकल्स हैं। फिर कभी कभार खुदा ना खास्ता हमें एक्सरे सीटी स्कैन कराना पड़ जाता है, तो फोकस्ड कंसंट्रेटेड रेडिएशन आता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो डीएनए को ब्रेक करती हैं, डैमेज करती हैं। अब डीएनए डैमेज होने का मतलब कि आपका मेजर आपका सेलुलर लोचा, एंड अगर वो बियॉन्ड ए पॉइंट चला जाता है तो इट बिकम्स कैंसर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो कैंसर होना, उसको दैट इज कॉल्ड कैंसर। बट ऐसा तो नहीं होता। वो रेयरली किसी को कैंसर होता है, रेयरली किसी को प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो साथ साथ डीएनए रिपेयर करती रहती है। इसको बोलते हैं सर्वाइवल सर्किट। एक सर्वाइवल सर्किट एक्टिवेट होता है, उसके चलते बॉडी डीएनए को रिपेयर करती रहती है। लेकिन ये जो हमारी एफिशिएंसी होती है, ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये हमारी एफिशिएंसी कम होती जाती है। एफिशिएंसी का मतलब डीएनए डैमेज को कंट्रोल करने की, ठीक करने की जो एफिशिएंसी होती है कम होती जाती है। तो हमें अपनी एक तो एंटी एजिंग के लिए भी काम करना चाहिए कि हम एजिंग ना हो। उसके लिए हम इस मैकेनिज्म को अगर समझ लेते हैं कि हाउ दिस हैपन्स, और कौन कौन से आपके एंजाइम या जीन्स हैं जो इस चीज को रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, या सेल्स की ग्रोथ में काम करते हैं, डीएनए की रिपेयर में काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म हाई करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि अगर हम सस्टेन्ड बेसिस पे जोन 2 एक्सरसाइज करती हैं तो वी स्टार्ट क्रिएटिंग मोर माइटोकॉन्ड्रियाज इन सेल्स। तो आपका अगर माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ जाएंगे सेल में, तो नेचुरली एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो दैट वाज वन बिग गेन देयर। तो कुछ उसके पीछे जो केमिकल्स काम कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल जीन्स के फॉर्म में हो, चाहे वो केमिकल एंजाइम्स के फॉर्म में हो, उसको समझ लेते हैं क्विकली। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, जिसको हम केमिकल बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली इट इज ए फैमिली ऑफ प्रोटीन, लेकिन वो कुछ उसमें कोडिंग जीन्स की होती है, तो और फंक्शन करते हैं एंजाइम्स की तरह। वो है सर्टुइंस, SIRTUINS, सर्टुइंस बोलते हैं। उसमें SIRT1 to SIRT7 अलग अलग टाइप के ये वाले सर्टुइंस होते हैं। ये बेसिकली क्या है, इनका काम क्या होता है? ये डीएनए डैमेज को जो उसको ठीक करते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका वो फंक्शन कर रहा होता है उसको अच्छा करते हैं। इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको ठीक करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है? एनीवन कोई बताएगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? चलिए, हमने फ्री रेडिकल्स की बात की थी कभी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? एनीवन? हरेंद्र इज रेफरिंग टू हिज डेटाबेस, मेंटल डेटाबेस। याद आया? फ्री रेडिकल्स, AGE प्रोडक्ट्स, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। हाँ, ग्लाइकेशन तो ग्लाइकेशन आई थिंक आई अंडरस्टैंड। ग्लाइकेशन का मतलब कि बॉडी इज इफेक्टिवली बर्निंग, मतलब इट इज एसेंशली काइंड ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो सेल्स, जो मसल्स होते हैं या सेल्स होते हैं वो, हाँ सेल्स होते हैं, वो बचपन में जो है आई थिंक पिंक कलर के होते हैं, एंड बाय द टाइम समबडी इज डेड वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। सो वो ऑक्सीडेशन और या बर्निंग जो भी है, वो दैट प्रोसेस बेसिकली, बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस द सेल्स आर इफेक्टिवली काइंड ऑफ डाइंग ओवर टाइम या बर्निंग ओवर टाइम। आई थिंक दैट गुड। इसमें जो आपका HbA हम बोलते हैं ना, HbA1, फिर जो C लग जाता है ना, HbA1C क्या है कि आपका जो हीमोग्लोबिन के साथ एक शुगर का मॉलिक्यूल चिपक गया परमानेंटली, वो C हो रहा है। तो जो ग्लाइकेशन है ना, ग्लाइकेशन के कारण HbA1C बढ़ना शुरू होता है। दिस इज जो आप जो बात कर रहे हैं उसके HbA1C के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। दूसरा जो ग्लाइकेशन है, ग्लाइकेशन बेसिकली जो जो ग्लाइकेशन नहीं, ग्लाइकेशन का प्रोसेस की बात नहीं है, जो हम फ्री रेडिकल्स की बात बोल रहे हैं। ग्लाइकेशन के कारण फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत कारण से होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक कारण है।
फ्री रेडिकल्स आपके दिल्ली के एनवायरनमेंट में जितना पॉल्यूशन है उससे भी फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं, स्ट्रेस से भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो फ्री रेडिकल्स क्या है? एक इम्बैलेंस्ड एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो उसको अपने को बैलेंस करने के लिए ढूंढ रहा होता है किसी को। तो वो किसी भी चीज को जाके हिट करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन लेके अपने को बैलेंस कर लेगा। उस प्रोसेस में जो ये वाला पार्ट है, चाहे वो आपकी आर्टरीज के अंदर की जो हमने बात की थी जाली होती है, चाहे वो वहां उसको डैमेज करे, आपके किसी ऑर्गन के को डैमेज करे, आपके ब्लड सेल्स को डैमेज करे, वो किसी ना किसी को डैमेज करेगा ताकि खुद को बैलेंस कर ले। अब जो ये चीज डैमेज हो गई, ये डैमेज क्यों हुई? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसको तो बैलेंस हो गया, ये बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन के, तो ये बिकम, बट दिस डज नॉट बिकम फ्री रेडिकल, ये नहीं होता। अब हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं, ये वर्ड भी आपने सुन रखा होगा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या? कि वो जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल एटम मॉलिक्यूल व्हाटएवर, वो अपना एक एटम यहां दे देते हैं और ये बैलेंस हो गया। तो जैसे विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं इसके कारण जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके कारण जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। जो हमने बात की थी एक बारी हार्ट हेल्थ के ऊपर और डाइटरी फैट के ऊपर जब सेशन किया था कि इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये जो सर्टुइन्स हैं ये इन चीजों को कम करते हैं। फिर इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जो सर्टुइन एक्टिवेट कब होते हैं? जब एक NAD नाम की चीज होती है वो प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली हर सेल में NAD प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी में। NAD इज निकोटिनामाइड एडाइनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, बड़े कॉम्प्लेक्स नेम है, मुझे भी याद नहीं होते हैं, इसलिए NAD इज बेटर। तो NAD होता है। अब NAD को हम क्या करेंगे, ये सारी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, इतने कॉम्प्लेक्स बातें क्यों सीख रहे हैं? सर्टुइन्स जो काम कर रहे हैं वो हमें समझ में आ गया। सर्टुइन्स को एक्टिवेट करना या प्रमोट करने के लिए NAD चाहिए। NAD कैसे पैदा होगा? बाय फास्टिंग, बाय टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज, जो भी हम एक्सरसाइजेज कर रहे हैं उससे बॉडी में NAD बढ़ता है। फॉर दैट मैटर, जो बॉडी अगर नॉर्मल, जो हमारा एक थर्मोन्यूट्रल, जो हम जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे अभी मैं AC में बैठा हूं, दिस इज थर्मोन्यूट्रल स्टेट, ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, तो दिस इज थर्मोन्यूट्रल स्टेट। जब बॉडी थर्मोन्यूट्रल स्टेट से बाहर जाती है, चाहे वो ठंडे में जाएगी चाहे वो गर्म में जाएगी, तब भी NAD बढ़ता है। इसीलिए अब वेस्ट में कई जगह पे आजकल क्रायोथेरेपी चलती है, ठंडे में खड़ा करते हैं बंदे को। और जो सोना है, आपने सोना के बारे में सुना होगा, सोना के बारे में इसलिए आजकल बड़ा बहुत चलता है कि सोना ऑल्सो लीड्स टू गुड हेल्थ। तो सोना में भी क्या कर रहे हैं, आपको वो रोस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको गर्म कर रहे हैं, तो वो आपका अगेन थर्मोन्यूट्रल जोन से आप हीट साइड में चले गए, इधर आप कोल्ड साइड में चले गए, तो दिस ऑल्सो इंक्रीजेज NAD। फिर एक और जो चीज है केमिकल विच हेल्प्स इन गुड हेल्थ इज AMPK। वो एम्प एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है, उसको एनर्जी सेंसर भी बोलते हैं। बेसिकली एक तरह का समझ लो कि केमिकल है जो आपका जो लो सेलुलर एनर्जी को, यानी अगर ATP कम बन रहे हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ये उसको सेंस करता है। और उस समय नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल साइकिल। अगर AMPK ने सेंस कर लिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है कि ग्रोथ को बॉडी की रोक देता है और रिपेयर और सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो जो हम सर्वाइवल सर्किट की बात कर रहे थे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ये भी कैसे एक्टिवेट होता है? अगेन फास्टिंग, या अगर आपका जैसे कार्ब इंटेक अगर आप कम करते हैं, ग्लूकोज डिप्लीशन होता है, उससे होता है। एक्सरसाइजेज, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज में एंड्योरेंस और जो हाई इंटेंसिटी वाली HIIT बोलते हैं जिसको, हाई इंटेंसिटी वाली जो एक्सरसाइज है उससे होता है। तो ये जो चीज है, दिस ऑल्सो कैन बी डन विद एक्सरसाइज। व्हाई आई एम सेइंग एवरीथिंग? क्योंकि एक्सरसाइज से हम इन वाले केमिकल्स को एक्टिवेट करते हैं। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दिस इज FOXO3, FOXO3।
ये लॉन्गेविटी जीन होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक तरह का ठेकेदार होता है। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करता है कि ये कई सारे लोगों को एक्टिवेट कर देता है। जैसे एक ठेकेदार है, ठेकेदार को अगर हमने ठेका दे दिया तो ठेकेदार अपनी टीमें लगाता है ना, एक प्लम्बिंग की टीम लगाएगा, एक इलेक्ट्रिशियन लगाएगा, एक मिस्त्री लगाएगा, ऐसे। तो ये है ही इज ए ठेकेदार। तो FOXO3 ठेकेदार ये डिफरेंट एंजाइम्स को, डिफरेंट जीन्स को एक्टिवेट करना शुरू करता है। तो ये क्या करता है ये सेल्स की हेल्थ को ठीक करते हैं, ये सेल्स को कैंसरस होने से रोकते हैं, ये सेल जो डीएनए का डैमेज है उसको रोकते हैं। और अगेन ये कैसे एक्टिवेट होगा, हमारे अपने बिहेवियर से होता है। जब हम स्लाइटली डिप्राइव्ड होंगे न्यूट्रिएंट से, इसको हम फास्टिंग की तरह या रेस्ट्रिक्टेड टाइम ईटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के उससे हो सकते हैं, या हम एक्सरसाइज से हो सकते हैं। तो ज्यादा FOXO3 एक्टिवेट होता है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर जीन्स। क्योंकि ये तो ठेकेदार है, ये अपने में कुछ नहीं करता, ये अपनी टीमें भेज देता है काम करने के लिए। तो अब इससे हमें इस टेक्निकल डिस्कशन अबाउट द केमिकल से क्या समझना है कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे और एम्प्टी स्टमक पे करेंगे, आफ्टर इंटरमिटेंट फास्टिंग या रेगुलर नाइट की फास्टिंग, जो मैं रेगुलर नाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी करते हैं, इट्स ओके, रेगुलर नाइट की फास्टिंग के बाद एक्सरसाइज करते हैं, तो वी विल बी एबल टू एक्टिवेट दैट सर्वाइवल सर्किट इनसाइड अवर बॉडी, विच इन टर्न विल रेज NAD levels, NAD levels, which will turn up energy production, forces the muscle will कि वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपिलरीज है, कैपेबिलिटीज है, उनको करे। AMP के सर्टोइंस को एक्टिवेट करेगा इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज द फंडा वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये पूरा जो मैंने बात की, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, अगर आप भूखे रह के, भूखे का मतलब ये नहीं कि आपको इतने भूखे डील ही नहीं हो रहा कुछ, नॉट दैट, वो वाला भूखा नहीं। When you are relatively empty stomach, जिसको हम कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड या काइंड ऑफ फास्टिंग वाली स्टेज में होते हैं, वहां पर अगर आप होते हैं तो ये सारे के सारे केमिकल्स बेटर प्रोड्यूस होते हैं। और इसी का ही जो एक और एंगल होता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं इस तरह से ऑन अ लिटिल लॉन्गर बेसिस पे, तो एक और कंसेप्ट, एक और रिएक्शन पैदा होता है, उसको ऑटोफेगी बोलते हैं। ऑटोफेगी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं, वो ये लोग क्या करते हैं आपस में, जिस समय उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, आप उस फेज में आए हुए हैं, तो डैमेज सेल्स को ये डिसमेंटल कर देते हैं। और उसके बाद जो उसमें से माल निकला, साल्वेज जो भी उसमें से उसने किया, उससे सेल फॉर्मेशन हो जाती है, बाकी को बॉडी डिस्चार्ज कर देती है। तो जितने डैमेज सेल्स हैं, कैंसरस सेल होने वाले हैं हमारी बॉडी में, हर काफी टाइम कैंसरस सेल होते रहते हैं। बाय द वे, कई लोगों के कैंसर से बहुत डर लगता है। आपकी बॉडी में हमेशा कुछ कैंसरस सेल्स होते रहते हैं, बट ये जो हमारा प्रोसेस है ना, ये उन सेल्स को क्लियर करता रहता है। तो इफ वी आर लीडिंग अ गुड लाइफ, बैलेंसिंग अवर न्यूट्रिशन, balancing it with good amount of exercise, good amount of calorie restriction, यानी एक्सेस ना खाएं। अगर हम एक्सेस खाते हैं और बार बार खाते हैं, सफिशिएंट गैप्स नहीं रखते हैं, तो आपकी बॉडी जो सेल्स का जो मलबा होता है उससे अपने रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाती है। अदरवाइज बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है, बॉडी डैमेज सेल्स को तोड़ देती है और उसमें से साल्वेज कर लेती है वैल्यू, और उससे अपना दोबारा काम कर लेती है। जैसे मकान बनाते हैं, तो मकान तोड़ते हैं कभी, तो उसमें से हम जो सामान निकलता है, हम उसको यूज कर लेते हैं। मसाला निकल गया, ईंटें यूज कर ली, तो ईंटें बिल्डिंग ब्लॉक बन गई नए मकान में। तो उसी तरह से सेल का जो कचरा होता है, उसमें से वो चीजें निकाल के बाकी कचरे को बॉडी साफ कर देती है। तो आपके जितने भी इस तरह के सेल्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बट उसके लिए प्री रिक्विजिट दो ही हैं। एक तो रिलेटिव हंगर एंड एक्सरसाइज। तो जैसे जिन दिनों मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था, मैंने कुछ टाइम की 4-5 महीने की थी, जस्ट टू हैव द फील कि कैसा फील होता है। बिकॉज मुझे संजय पीछे पड़ा हुआ था इंटरमिटेंट फास्टिंग कर, और उन दिनों मेरी वाइफ भी कर रही थी, रितु वाज आल्सो डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैंने भी की, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना मुझे फील हो रहा था, बिकॉज आई वाज क्वाइट ओके।
बट मैंने कहा कि नहीं, लेट मी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट करे आप उसके ऊपर कमेंट करने लायक रहते नहीं हो। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का एडवांटेज समझ में आया कि एक तो एनर्जी लेवल बढ़ता है आदमी का। तो उन दिनों मैं क्या करता था, बिकॉज अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो मैं नॉर्मली 14-15 आवर्स की इंटरमीडिएट फास्टिंग करता था, तो मैं जो एक्सरसाइज करता था, कोशिश करता था कि वो 14 to 15 आवर में करूं। तो मैं बिल्कुल खाली है मेरा एनर्जी का जो वो है, मैं ऑलरेडी उस फेज में चल रहा हूँ जहां पर जो मेरा ग्लूकोज है वो खत्म हो चुका है उस समय। तो मैं जब उस समय एक्सरसाइज करता था तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे केमिकल होते थे, मुझे पता नहीं था उस समय इन केमिकल का, 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये तो बाद में मैंने सीखा सारा। सो दिस इज द वे वी हैव टू अप्रोच एक्सरसाइज वाला प्रोग्राम। जिन लोगों ने 100 डे वाला चैलेंज लेना है, दे कैन सेंड देयर मैसेज टू मी डायरेक्टली। उसका मैं एक छोटा सा अलग से ग्रुप बना दूंगा अगर ज्यादा लोग होंगे। हरेंद्र तो अभी एक हैं, तो हाँ रितु, ओके ग्रेट। तो I want to do it because मैं exercise चोर हूँ. आई नो दैट। I can work on nutrition very easily. I can do intermittent fasting. I can do anything where food is related. I don't have urges to eat. I can control that. But exercise is something I just don't like to do. So I will like to take the challenge. Good, very good. Yeah, Himantika, you want to say something? Yes, You also want to join? क्या exactly. बात है, हमारे टावर के लोग हैं भैया। हिमांतिका अपन दोनों इकट्ठे करेंगे. हाँ हाँ. गुड। We are by the way वो विनीत, neighbors on वो the पाजी same तुसी floor. ग्रेट हो, क्या बात है विनीत। चैलेंज क्या है ये भी बता दो, मैं हाँ. चैलेंज बताया था भाई, एक्सरसाइज इन अ प्रॉपर वे विच वी विल मॉनिटर, ठीक है, और खाने को भी मॉनिटर करेंगे, ठीक है, और मेनली एक्सरसाइज। खाना तो आपको आपका ऑलरेडी मॉनिटर हो रहा है, दोज हु आर पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोग्राम उनका तो खाना ऑलरेडी मॉनिटर हो रहा है। हरेंद्र इज येट टू रीजॉइन खाने के मामले में, इन्होंने अभी छुट्टी ले रखी थी, तो दैट्स ओके। तो खाना तो आपको ऑलरेडी मॉनिटर हो रहा है, मेन है कि एक्सरसाइजेज का, क्योंकि एक्सरसाइज करना और किस टाइम से किस फ्रीक्वेंसी से कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे, दैट इज द, हाँ, तो दैट इज द थिंग। गुड, बढ़िया। मंजू का नाम भी लिख लो, अभी जरा वॉशरूम में है बट लिख लो। ओके, नहीं मतलब तुम्हें परमिशन है उसका नाम बताने की, बाद में हाँ पिटोगे। हाँ, ऐसे काम में वो मेरे से आ गई है। हाँ, आई नो दैट शी हैज बीन यू आर इन द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ हर एक्चुअली। आई नो। ठीक है, डन। लेकिन बेनिफिट मेरा ज्यादा हो रहा है। हाँ सही बात है भाई, तुम 3,500 कैलोरी वाले आदमी भाई। ये संजय बिल्कुल तेरा भाई था भाई गॉड, ये 3,000-3,100 कैलोरी खा जाता है, अभी भी इसके शीट में देखोगे तो पुराने कुछ दिनों पहले में खा रखी है भाई ने, तो इसलिए। बट ही इज डूइंग वेरी वेल, कल का इसका अच्छा स्कोर है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है कल का। Even Manju is putting lot of effort. उसका मंजू दिखता है इज मोर effort. सिंसियर देन हिम, ये तो भला अभी खाता है उटपटांग चीजें। हाँ नहीं, even he is taking care. You are also doing good, Vineet. या परसों मैं आपको बताऊं, जो परसों का स्कोर अगर आपने देखा हो अभी अच्छा जो चल रहा है, परसों में सारा दिन अपने ब्रदर मेरा आया हुआ यूएस से, हाँ, तो सारा दिन उसे लेके मार्केट में घूम रहा था। उसने छोले भटूरे भी खाए, मैंने सिर्फ एक बाइट ली उसमें से। क्या बात है, उसने Wow. राज कचौड़ी खाई, मैंने सिर्फ एक चम्मच खाया उसमें से। क्या बात है। उसने कुल्फी खाई, मैंने कुल्फी भी नहीं खाई। हेड्स ऑफ बॉस, हेड्स ऑफ, सुधर रहे हो. हेड्स ऑफ। नहीं ये बहुत मैं ना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे 5 स्टार बहुत पसंद है, हम्म। तो मैं एक साथ वो खा लेता हूँ। अब मैं पिछले हफ्ते एक 5 स्टार लेके आया था, हर दूसरे दिन उसकी 1/4 बाइट खा रहा हूँ क्या बात है भाई, ये तो पोय पोय हो गया बिल्कुल ही, मैं। ये तो वाकई पोय पोय वाला काम हो गया। गुड, अभी लास्ट बाइट पड़ी हुई है उसकी फ्रिज में, आज खाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट इज द वे। क्योंकि यार चौथाई 5 स्टार भी वैसे ही टेस्ट करती है जैसा इंटू 4 करती है, तो आप एक बार टेस्ट ले लो, दैट्स ऑल। डोंट किल योर, वो आपको अपने को इतना भी नहीं मार देना है कि अलग खाने से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। यहाँ जिंदा है, मजे लेने के लिए जिंदा है, खुश रहने के लिए जिंदा है, सो खाना अच्छे से खाना है। यस पुनीत। Bhaiya, Neha, हाँ, I had one question. So, for example, the any of the high impact sports that you play, right? जैसे मान लो आप टेनिस भी खेलते हो, तो उसमें भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ तो लगता है, बट वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नहीं काउंट होता, राइट?
मतलब व्हाट इज द फंडा है, बिकॉज वो कहीं भी नहीं काउंट हो रहा, ना तो वो कार्डियो है ना वो स्ट्रेंथ कार्डियो है, है, बट कार्डियो है। आप अपनी वॉच पहन के वो करना। हाँ, बट मतलब नॉट नॉट द क्विंटेसेंशियल कार्डियो कि आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, उतना तो नहीं भाग पाते हो तो मतलब। गेम्स है, स्पोर्ट्स है, और एक्सरसाइज है। तो यू कांट से कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, चलो क्रिकेट तो यूजलेस सा गेम है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो मेरा एक्सरसाइज किस कैटेगरी में आएगी? वो आएगी, बट नॉट इन दैट, वो ट्रू सेंस में वो आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप बीच बीच में स्लो डाउन होते हो, बट नेवरदलेस इट इज एक्टिवेटिंग द कार्डियो सर्किट टेनिस में। Also I feel कि मतलब whether it is बैडमिंटन और any sport, हम लोग उसको ज्यादा गेम की तरह खेलते हैं, स्पोर्ट की तरह नहीं। स्पोर्ट की तरह खेलेंगे तो शायद फिर ज्यादा एक्सरसाइज होगी, नहीं गेम की तरह तो खेलेंगे तो इट इज लाइट। no, Bhabhi, let's assume that it's like a proper game. Okay, Okay. it's not your fun thing. But the question is that because time is limited, see, ultimately you can only take out that 1 hour, right? Is it even worth playing tennis, or should you just go hit the gym? I think No, that's the both. question. अभी एक कमेंट आया है बड़ा इंटरेस्टिंग, सो आई विल लिंक दैट कमेंट विद व्हाट यू आर सेइंग, नेहा। स्पोर्ट्स कीप द माइंड हैप्पियर देन प्योर एक्सरसाइज। No, that is very true. दैट्स Yeah. ट्रू। Yeah. उसका रीजन है एक्सरसाइज में भी आप वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स वाला ही अपने मेंटल फ्रेम में लाता हूँ अपने को। वो उसका फंडा समझते हैं। वेरी गुड कमेंट, एंड व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो वेरी नाइस। ये कोइंसिडेंस बड़ा अच्छा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मोस्ट ऑफ अस आर ट्रीटिंग एक्सरसाइज एज ए जॉब, एज ए वर्क, कि यार एक्सरसाइज करनी है, राइट? स्पोर्ट्स जब हम खेल रहे होते, कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे वो बैडमिंटन है, टेनिस है, टीटी है, व्हाटएवर, वहां पर यू आर एब्सोल्युटली एंगेज्ड विद द गेम। तो क्या हो रहा है, आपके फिजिकल सिस्टम भी चल रहे हैं, टीटी खेल रहे हो तो चल रहे हैं, शॉट चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सर्विस हो रही, सब कुछ हो रहा है, एंड मेंटली यू आर टोटली एंगेज। तो क्या हो रहा है, आपका माइंड में जो भी आपके ऑफिस का प्रेशर था, आपके कुछ और चक्कर, पर्सनल कुछ चल रहा था, वो सब गायब है उस समय। तो मेंटल कैथारसिस स्पोर्ट्स में होता है, इसलिए वो फन बन जाता है, इसलिए वो ज्यादा एंजॉयबल बन जाता है। नाउ इफ यू डू योर एक्सरसाइजेस विद दिस इंटेंशन दैट आपकी बॉडी के साथ वो क्या मजा कर रही है, क्या चेंज कर रही है बॉडी को, एंड व्हेन यू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, अगर आप ब्रीदिंग को सही सेंस में आप इससे इंटीग्रेट कर पाते हो, तो लेट मी टेल यू, इट बिकम्स वेरी एंजॉयबल। ज्यादा है तो आप अपनी चॉइस का म्यूजिक लगा लीजिए। मैं भी लगाता हूँ, हमेशा नहीं लगाता, कभी कभी लगाता हूँ, ठीक है? तो मेरी वाइफ कई बार कहती भी कि पुराने वो केएल सहगल टाइप के गाने लगा के एक्सरसाइज कर लेते हो। तो मतलब मुझे वही जो गजलें हैं जगजीत सिंह की, क्योंकि मैं वही सुनता था एक्सरसाइज के टाइम में जब मैं छोटा था, तो मुझे वही लगती है। और एक एंटी एजिंग का एक और टेक्निक होती है कि जो चीज आप अपने बचपन में करते थे, बचपन मतलब वो वाला 18-20 साल वाला बचपन, वो वाले गाने जो आप सुनते थे, वो वाला म्यूजिक आप सुनते थे, वो अगर आप अब सुनते हैं व्हेन यू आर इन योर 40s 50s 60s व्हाटएवर, तो आपका जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो उस म्यूजिक को उस एज से कनेक्ट करते हैं। एट टाइम्स यू रिमेंबर, जैसे मैं कई बार अपना वो हमारा गवर्नमेंट फ्लैट था डैड का, उसके रूम में जहां मैं सिविल्स की तैयारी करता था, मुझे वो रूम याद आता है। जब मैं जगजीत सिंह की कोई पर्टिकुलर गजल सुन रहा होता हूँ, मुझे वो रूम याद आता है पूरा। मेरा वो बेड, मेरा स्टडी टेबल, मेरी अलमीरा, उसके ऊपर चिपके हुए मेरे नोट्स, दीवारों पे लिखी हुई मेरे वो कहीं ज्योग्राफी लिख रखी है, कहीं हिस्ट्री लिख रखी है, वो सारा याद आता था मुझे। तो my body, when the mental image comes, my body goes into that 22 years old 24 years old संजीव पांडे। ये एंटी एजिंग होती है, इससे एज रिवर्स होती है। इसमें पूरी स्टडीज हैं, लोगों ने 6-6 महीने 3-3 महीने के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ, उनके पूरे मार्कर्स चेंज हुए हैं। सो दिस इज अगेन ए नोन टेक्निक कि आप जो पहले की म्यूजिक सुनते थे वो आप सुन लीजिए अब, तो एक्सरसाइज करते समय सुन लो यार, whatever। तो बट इट ऑल डिपेंड्स, बट यस आई एग्री विद द कमेंट। कौन है मुझे मालूम नहीं है, हु इज द पर्सन हु हैड सेड दिस, बट यस डेफिनेटली स्पोर्ट्स आर बिगर फन एक्सरसाइज, डेफिनेटली मच मोर एंजॉयबल,
एंड एक्सरसाइज को एंजॉयबल तब आप बना सकते हो व्हेन यू ट्रूली स्टार्ट लविंग योर एक्सरसाइज एंड de facto, in other words, if you really love your body, in other words, if you truly love yourself, because very few of us love ourselves. हम दूसरों को प्यार कर लेते हैं, अपने को नहीं कर पाते. तो अपने को प्यार करना पहले जरूरी है, दूसरे नंबर पे आते हैं भाई. अगर दूसरे नंबर पे नहीं आते तो उनको हम दूसरा बोलते ही नहीं. तो पहले नंबर पे आप ही आते हो. सबसे पहले अपना ख्याल रखना है. सबसे पहले अपना ख्याल रखना है. हवाई जहाज में आता है ना, वो मास्क लटकेगा तो पहले अपना लगाना, फिर किसी और का लगाना. तो पहले अपना ख्याल रख लीजिए. लव योर बॉडी, लव योर माइंड, लव योर सेल्फ. राइट? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? डज वॉकिंग कितना वॉकिंग हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में और नो? मसल बिल्डिंग में वर्क नहीं करता है. वॉकिंग इज बेसिकली कार्डियो. अगर आप एक सेंस में उस सेंस में वॉक कर रहे हैं, अगर आप जोन 2 वॉकिंग कर रहे हो तो इट बिकम्स कार्डियो. अदरवाइज जोन 1 वॉकिंग जो है, जिसको जोन 1 को हम वॉकिंग की कैटेगरी में मानते ही नहीं. जोन 1 इज पोस्ट मील वॉक, जो लंच के बाद मैं और मल्होत्रा फोन पे बातें कर रहे होते हैं, दैट इज जोन 1 वॉक. तो वो उससे कुछ नहीं है. वो जो कुत्ते को घुमाने वाली वॉक होती है, वो वॉक नहीं. अगर तेज चल रहे हैं जिसमें आपको, अगर आपका हार्ट रेट उस रेंज में आ रहा है जो हमने बात की थी जोन 2 60-70% में, तो यस, आपको कार्डियो एडवांटेज आ रहा है. मसल बिल्डिंग नहीं हो रही है. मसल बिल्डिंग नहीं हो रही है. वॉकिंग से मसल बिल्डिंग नहीं होती है. लोअर बॉडी की भी नहीं हो रही मसल बिल्डिंग. मसल बिल्डिंग नहीं हो रही है, मसल टोनिंग कह सकते हैं. जॉइंट्स की मोबिलिटी हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है, वो हो रही है, बट मसल बिल्डिंग नहीं. मसल बिल्डिंग के लिए एसेंशियली आपको मसल को स्ट्रेन करना पड़ेगा. तो वो नहीं है. स्क्वाट कर लीजिए, लोअर बॉडी में मसल बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, बट वो अलग चीज है. वॉक इज डिफरेंट, स्क्वाट इज डिफरेंट, लाइक दैट. एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, तो ग्रेट, बढ़िया. आज हम रिलेटिवली जल्दी निबट गए, 10 मिनट पहले. तो ग्रेट. एंड where is the recording button? चलिए, great. Thanks for joining today's session. Thank you so much. Have a good night and